आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर नया कश्मीर किसकी आंखों को अखर रहा है। तीन अहम सवाल जो हमारे पैनलिस्ट से भी पूछे जाएंगे। पहला सवाल कि नया कश्मीर किसकी आंखों को अखर रहा है, किसे बुरा लग रहा है नया कश्मीर। दूसरा सवाल, लोकतंत्र की जीत से आखिर किसको डर लग रहा है। हम सब ने देखा कि शांतिपूर्ण मतदान हुए, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो। आखिर लोकतंत्र से डर किसको लग रहा है। और तीसरा सवाल कि कश्मीर में आखिर पाकिस्तान का एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान की तरह बातें की जा रही हैं कश्मीर में। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ेगा, लेकिन हमारे साथ अभी दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित रैना जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ वकार भट्टी साहब हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले अमित रैना जी आपके पास आएंगे। नया कश्मीर किसकी आंखों को खल रहा है? उन्हीं सब लोगों की आंखों को खल रहा है जो नया कश्मीर देखना नहीं चाहते। वकार भट्टी साहब तो चश्मा लगा लिए हैं क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके मालिक इलेक्शन हार रहे हैं, वो सब नया जम्मू कश्मीर देखना नहीं चाहते। आप देखिए 370 के एवज में जम्मू कश्मीर में क्या क्या होता था, वो सब आज बंद हो गया है। और इसलिए इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है कि वो जो हमारा राजपाट था वो छिन गया है और राजपाट वापस आ जाए। इसलिए 370 वापस आना उसके लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो उन्हीं लोगों को खलेगा जिनका राजपाट छिन गया है। उन्हीं लोगों को खलेगा भट्टी साहब, उन्हीं लोगों को खलेगा जिनका राजपाट छिन गया है। चश्मा लगा लिया आपने, नया कश्मीर देखना नहीं चाहते आप। पहली बात जनाब, देखिए नया कश्मीर तो छोड़िए, यहाँ तो पुराना कश्मीर भी नहीं बचा। तो कहने पर तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमने कश्मीर को हैदराबाद बना दिया, हमने कश्मीर को महाराष्ट्र बना दिया, हमने कश्मीर को गुजरात बना दिया। कहने पे तो मैं भी ये कह सकता हूँ कश्मीर कल से आजाद हो गया। कहने पे तो हम कह सकते हैं, असली हकीकत क्या है कश्मीर को उसको पहचाने। यहाँ हर दिन खुलेआम ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, टारगेट रही है, पत्थरबाजी की घटनाएं रुक गई, वो आपको नहीं दिख रहा है भट्टी साहब? क्या पत्थरबाजी की घटनाएं कश्मीर में रुक गई हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है? शांतिपूर्ण जो मतदान हुआ वो आपको नहीं नजर आ रहा है? मुझे ये लगता है कि चश्मा आपने पहना हुआ है, आपके पास एक ही मुद्दा है, आपके पास पत्थर रुक गए। और भाई पत्थर रुक के टारगेट किलिंग नहीं होती थी पहले, तीर पंजाल में किलिंग नहीं होती थी, जम्मू में आर्मी को निशाना नहीं बनाया जाता था, शाह वैली में आर्मी को निशाना नहीं बनाया जाता था। वो हुई ना, ठीक है, बंद हुए, साथ में पत्थर तब बंद हुए। यही बात तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है ना वकार भट्टी साहब। ये तो आप मानेंगे नहीं कि पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा के चुनाव अच्छे से कैसे चल रहे हैं, कश्मीर तरक्की कैसे अच्छा कर रही है, वो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। बोलिए ना भट्टी साहब, पूरी बात करने देखिए। मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ जनाब, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे कुछ भी आप कर लो, चाहे आप पेंट लगा लो, क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, कुछ उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड है, और जम्मू कश्मीर दुनिया में यूएनओ में आज भी इसका एक मसला है, यूएनओ ऑफिस आज भी कश्मीर में अंदर है। जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं होगा, कश्मीर 53 वाली पोजीशन वापस नहीं होगी, कश्मीर में ये सारा चलता रहेगा। कश्मीर मसले का हल कब का हो गया, लेकिन आप मानना ही नहीं चाहते। एक ही बस मसला है, वो पीओके का है, वो भी जल्दी लेंगे। अभिजीत जी, सवाल वही है कि लोकतंत्र की जीत जो है वो किसकी आंखों को चुभ रही है। मैं आता हूं अमित भाई आपके पास। आपको मसला लगता है आप उनके पास चले जाइए। नहीं, ये तो मसला लगता नहीं हिंदुस्तानियों को, आपको मसला लग रहा है नहीं, हम इनकी विचारधारा को बदलेंगे, हम इनकी सोच को बदलेंगे। अमित जी, हमारे देश के नागरिक हैं, हम कैसे कह दें कि आप दूसरी जगह चले जाइए। हम इनकी सोच को बदलेंगे, इनको अपनी तरफ लेकर आएंगे, वकार भाई को अपनी तरफ लेकर आएंगे। हमारे देश के नागरिक हैं, हम जाने नहीं देंगे। इनको डिस्प्यूटेड मानता वहां चले जाए। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो अपने आप को भी डिस्प्यूटेड माने और हमारे अभिन्न अंग को भी डिस्प्यूटेड माने। तो जहां पे इनका प्यार है, जहां पे इनकी मोहब्बत है, उनके पास जाए और वहां से बैठकर जिहाद करें। देख, इसका जवाब दे देता इसका अमित राणा बड़े शांति से ठंडे दिमाग में सोचिएगा। पहली बात, और आप एक वतन से हैं, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। दूसरी बात, और पाकिस्तान, मैं और आप एक वतन से हैं, कश्मीर से हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का वजूद नहीं था। हमारा कश्मीर से नहीं है, मैं कश्मीर से हूँ, आप तो जम्मू से। मुझे लगता है कि आप दोनों हिंदुस्तान से हैं। आप कश्मीर से हैं। कश्मीर और जम्मू कहां से बीच में आ गया? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से है, वतन हिंदुस्तान है। अगर किसी को इसी मगालते में है तो उसका वतन हिंदुस्तान नहीं है। चाइना में जिस वतन को अपना वतन समझता है। चाइना में
चले मैं जरा जवाब दे लूं इनको। लेट मी रिस्पॉन्ड। जी जी लेट मी रिस्पॉन्ड। सुन लीजिए, पहले मैं शांत करवाएं जरा। अरे भाई बोलने से कुछ सुन लो, पहले बोलने का मौका दे देना, एक बार सुन लीजिए ना। भट्टी साहब आपके पास तो आएंगे, आपकी सोच को बदलूंगा मैं। भेजने वालों पहले ये याद बदलोगे इनकी सोच? नहीं बदलेगी, ऐसा नहीं अभिजीत भाई, बदलेगी समय के साथ सोच अभी मैं बदलता हूँ थोड़ी देर में, हमें पता है इनकी सोच कहां से चलती है। अब मैं आपके पास आता हूं, सबसे बड़ी बात समझिए। देखिए किसको दिक्कत है इन सब चीजों से? दिक्कत उन सब चीजों का है जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय का, जिनके लिए जो है एक चीज समझिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये डिसीजन दिया था धारा 370 को लेकर, तो बड़े यहां पर बाजे गाजे के साथ हर एक चीज की यहां पर जो है बात हम लोगों ने की थी। बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात है, वही उच्चतम न्यायालय जब कहता है चुनाव करवाओ तो इनको मंजूर है, और वही उच्चतम न्यायालय जब इनको कहता है कि 370 खत्म हो गया, दफन हो गया, तो वो इनको मंजूर नहीं है। अब हिंदुस्तान का उच्चतम न्यायालय भी इनके कहने पर चले। आप ये समझिए इन सब की चीज। और इनकी दिक्कत यही है कि वो जो दुकानें थी वो अब बंद हो गई। अब तो हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं। कहां पर 2017 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1.17 लाख करोड़ की आपकी यहां पर जीडीपी थी, आज उससे डबल हो चुकी है। आज यहां पर 2.5 करोड़ से ज्यादा हैं। आज यहां पर आप देखिए G20 जैसे इवेंट हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह पत्थरबाजी रुक चुकी है। अब इनके पेट में दर्द होना बिल्कुल लाजमी है। मैं समझ सकता हूं इसका कारण क्या है। पेट में दर्द होने का कारण यही है कि ये खुद भी जो बात कर रहे हैं, खुद भी इन्हीं दिनों में अपने इन्हीं चीजों के चलते हवालात की सैल ये भी कराए हुए हैं। तो ये इस तरह का कोई भी जब यहाँ पर कोई काम करेगा, उसके लिए हिंदुस्तान का कानून बैठा है उसे सबक सिखाने के लिए। और ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। अगर कोई इस मुकाबले में है कि उनको अपने वतन का नाम नहीं पता है, तो उनको वतन का नाम अच्छी तरह से मैं बताना आता है कौन सा वतन है। और ये वो वतन है जिसके लिए हम सर काट भी सकते हैं और सर कटवा भी सकते हैं। हमारे वतन के खिलाफ हम बात नहीं सुनेंगे। और अगर कोई इस मुकाबले में है कि उसका वतन कोई और है, तो फिर उसको वही उसी वतन में भेज देंगे जहां का वो बात कर रहा है। याद रखो हिंदुस्तान है। और भारत माता के खिलाफ ये बोलने वाला वतन को अगर डाउट है आपके मन में वतन का, तो आपके डाउट क्लियर कर देंगे। एक बार अभी हवालात की सैर की है आपने, अभी एक बार सैर की है। अगर मेरे वतन के खिलाफ बोलोगे तो हवाला तक पहुंचने को टाइम लगे, उससे पहले हम ही आपको सबक सिखा देंगे कि वतन कौन सा होता है। भारत माता के खिलाफ बात मत करना। सुन लो बेकार भट्टी, सुन लो बेकार भट्टी, भारत माता के खिलाफ बात मत करना। सुनो बेकार भट्टी, बेकार भट्टी सुनो, भारत माता के खिलाफ बात मत करना, वरना जहां हो वहीं पर आके पीटूंगा। बता रहा हूं आपको, याद रखना मेरी बात। तेरा ट्वीट बत्तरखुर्द के पास भेजेगा तो बत्तरखुर्द के पास ये याद रखना, जरा ये याद रखना। कैसे धर्म के नाम यूज करता बीच में, कैसे कुरान का नाम क्यों? अरे तुम ही बरगलाते हो इनको, अरे तुम ही बरगलाते हो उन बच्चों को, अरे तुम ही बरगलाते हो उन बच्चों को, इन बच्चों को तुम ही बरगलाते हो। बाद में फिर यही बच्चे जो तुम जैसे लोगों की उसके बीच में आकर, ये तुम जैसे वकार जी बीच में आकर एक बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा को रखना चाहिए। व्यक्तिगत मत होइए, बच्चों को बरगलाते हो। ये बच्चे व्यक्तिगत मत होइए। अरे अपने बच्चे से करवाओ ना ये काम, अपने बच्चे से करवाओ। क्यों किसी और के बच्चे को हाथ में बंदूक पकड़ा रहे हो? किसी की और बच्चे को बरगला रहे हो? किसी और बच्चे को क्यों बरगला रहे हो? क्यों बरगला रहे हो किसी और के बच्चे को? क्यों बरगला रहे हो किसी और के बच्चे को? हमारे बच्चे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए जान भी देंगे अपनी। मेरे बच्चे हिंदुस्तान के लिए जान भी देंगे अपनी, समझा ना? इस तरह से नहीं करेंगे जो हरकतें तुम करवाते हो और उसको ग्लोरीफाई करते हो। नहीं, भट्टी साहब भी हिंदुस्तान के लिए जान देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों वकार भट्टी साहब, समझाना चाहिए था तुम्हें। हिंदुस्तान के लिए आप भी जान देंगे, मुल्क तो आपका भी है। उस बच्चे को ग्लोरीफाई कर रहे हो ताकि वो बच्चा भी कल बुरहान वानी की तरह बंदूक उठा के मर जाए। तुम ये चाहते हो? अरे होनहार बच्चों का तुम खिलाफ बात करते हो, तभी मैंने तुम्हारे को किया था। बाद में मैंने इसीलिए डिलीट किया उसको कि यार उस बच्चे के ऊपर क्यों सियासत करनी है। इसीलिए ये होती है गैरतमंद कि मैंने इसलिए डिलीट किया वो ट्वीट कि बच्चे के ऊपर क्यों सियासत करनी है। लेकिन तुम जैसे बेगैरत लोग जो है वो मासूम बच्चों को भी बरगलाते हैं, उनको बरगलाते हैं मासूम बच्चों को, बेगैरत लोग। मैडम मैं चाट पड़ा हुआ तू। संदीप जी के पास आने दीजिए। संदीप वजीर जी है, नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। संदीप जी, बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल है कि क्या पीडीपी का जो स्टैंड है एनसी उसको समर्थन करती है? जहां तक आज के इंसिडेंट की बात है तो उमर साहब ने तो पहले ही वाजे कर दिया कि ये जो उन्होंने आज रेजोल्यूशन लाया है, ये ना स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट किया है और ना ही ये वक्त था वो रेजोल्यूशन लाने का। ये सिर्फ एक फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए और वो उन्होंने वो निभाया। जहां तक हम देखें कि जिस 370 की बात आज पीडीपी के जो मेंबर असेंबली थे उन्होंने लाया, वहीद परा साहब ने, तो ये पीडीपी तो रिस्पॉन्सिबल है 370 को जो खत्म किया गया है, जो वो बीजेपी के साथ उन्होंने टाई अप किया, उसी वजह से तो 370 गया है।
और आज ये असेंबली के पहले ही दिन, जब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी और पहले ही दिन आके वो कह रहे हैं कि मेरा रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मेरे को लगता है ये सिर्फ अपने पिछले जो उन्होंने पाप ही कहूंगा मैं इसको, जो वो बीजेपी के साथ उन्होंने टाई अप करके सरकार बनाई थी और स्टेट का नुकसान किया, ये मैं वही कहूंगा, वही धोने के लिए उन्होंने आज ये रेजोल्यूशन लाया। बल्कि इस रेजोल्यूशन की अभी कोई जरूरत नहीं थी, ना ही इसकी कोई अहमियत थी। अभी असेंबली को चलने देना चाहिए। सरकार चाहेगी तो बड़े अच्छे तरीके से और प्यार से सबके साथ बात करके इस चीज को भी किया जा सकता है। शेख साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पीडीपी के नेता, उनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं जो संदीप जी कह रहे हैं कि संदीप जी ये कह रहे हैं शेख साहब कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जो सिंगल मेंबर बिल लेकर आया गया इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी लाने की, और क्यों लाया गया सबसे पहले तो ये बताइएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या आपको नया कश्मीर रास नहीं आ रहा है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता का कहना ठीक है, उनको इसकी जरूरत नहीं है, उनको आर्टिकल 370 की जरूरत नहीं है, उनको 35A की जरूरत नहीं है, उनको सत्ता की जरूरत है, वो उनको मिल गई। लेकिन आश्चर्य होता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस तरह की बात करते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस करके पाप किए हैं। ये मुझे बताएंगे कि सैफुद्दीन सोज साहब को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर उन्होंने कौन से पुण्य कमाए थे और उन्हें पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया था। सैफुद्दीन सोज साहब को पार्टी से बाहर इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट कास्ट किया था और तब इन्होंने पुण्य कमाए थे बीजेपी का साथ देकर, और जब हमारी अलायंस सरकार बनी तो हमने पाप कमा लिया। मैं उसका जवाब संदीप जी, मैं आप उसका जवाब लूंगा, लेकिन शेख नजीर साहब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या नया कश्मीर आपको रास नहीं आ रहा है क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी का शुरू से एक ही मौकफ रहा है, एक ही मैनिफेस्टो रहा है। हम आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन चाहते हैं, हम 35A की रेस्टोरेशन चाहते हैं, हम स्टेटहुड की रेस्टोरेशन चाहते हैं, और हम ऐवान के अंदर भी ये बात करते हैं, सड़क पर भी ये बात करते हैं, मीटिंग में ये बात करते हैं और पब्लिक रैलीज में भी बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के वक्त क्या बात करती है और जब उन्हें सत्ता मिलती है तो ऐवान में जाकर के क्या बात करती है, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम जानती है। इनका बीजेपी के साथ अलायंस हो तो तब ये कहेंगे हमने पुण्य कमाया, हमारा अलायंस हो तो कहेंगे हमने पाप धोने के लिए बैठे। ये जो दोहरा रवैया है, ये जो ड्यूअल इनका पॉलिसी चलता है ना, ये अवाम को मालूम है। हमें 370, हम कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते। आप कहें समय ठीक नहीं है, समय अभी नहीं था, हम कोई भी समय, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते। जहां जहां हो सके, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर हो सके, जिस जिस फोरम पर हो सके, पीडीपी और पीडीपी के लीडर आर्टिकल 370 की भरपूर हमायत करेंगे, उसकी रेस्टोरेशन की बात करेंगे, 35A की बहाली की बात करेंगे। अभिजीत जी, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा क्योंकि पीडीपी ये कह रही है, पुरानी आपकी सहयोगी रही। संदीप जी, मैं आपके पास, ठीक है संदीप जी, अब पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं अभिजीत जी आपके पास आता हूं। संदीप जी, आप जवाब दे लीजिए। देखिए, पीडीपी के प्रवक्ता है, उनकी तो प्रवक्ताओं की मजबूरी होती है कि उन्होंने पार्टी को डिफेंड करना होता है, लेकिन ये इनडिफेंसिबल है जिसको ये शेख नजीर साहब डिफेंस कर रहे हैं। अरे सर, जब मुफ्ती साहब ने गवर्नमेंट बनाई थी उस वक्त आप कांग्रेस के साथ भी गवर्नमेंट बना सकते थे, आपके पास ऑप्शन था ये। लेकिन बीजेपी को इस स्टेट के अंदर पावर का रास्ता आपने दिखाया, उनको यहां ला के आपने बिठा दिया आवाम के सिर पे, और उसी का नतीजा था कि 370 हमसे छीना। आज आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये बताइए, और जब 96 में आपके पास पूरा बहुमत था तो देखिए, मैं आप नहीं बोलता जाने के लिए आप क्या बोलिए प्लीज। शेख नजीर साहब, एक बार संदीप जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। संदीप जी को सुन लीजिए जी। तो मेरा यही मानना है कि पीडीपी ही एक इनडायरेक्ट वे में रिस्पॉन्सिबल है धारा 370 के हमारे हक से छीन जाने में, और जब वो रिस्पॉन्सिबल है उनको इस बात का एहसास है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी होने के बाद आज वो 3 सीटों पे सिमट गई है। उसकी यही वजह थी कि उसने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, और 370 और स्टेटहुड हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज इसलिए है क्योंकि वो हमसे छीना गया है और पीडीपी की वजह से छीना गया है। तो आज आप ये घड़ियाली आंसू मत रोइए ना, वो तो हंस रहे हैं, रो कहां रहे हैं? शेख नजीर साहब तो हंस रहे हैं। बातों पर हंसी आ रही है, मुझे इनकी बातों पर हंसी आ रही है। जो बात कर रहे हैं ये बात तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाइजेस्ट कर सकेगा। इनका कहना है कि पीडीपी की वजह से आर्टिकल 370 हट गया है, और जरा मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में किन की वजह से मिला? और ये जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते थे, कांग्रेस के पास तब कितनी सीटें थी, क्या अलायंस हो सकता था? और 96 में इनके पास पूरा बहुमत था। उस वक्त बीजेपी के साथ जाने के लिए इनके पास क्या ऐसी वजह थी? सिर्फ सत्ता वजह था कि अमर साहब को यूनियन मिनिस्टर का जो है वो ओहदा मिलना था, इसलिए वो सत्ता को लेकर उनके साथ चले गए। और जब इनके पार्टी के एक सीनियर लीडर
सैफुद्दीन सोज साहब ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, उनको निकाल दिया गया पार्टी से। तो ये जो बात आज कर रहे हैं, और आज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी इनके तार बीजेपी के साथ बड़े मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब, बड़ा सीधा, शेख नजीर साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है कि कश्मीर में हमने देखा जब 35 और 370 हटाया गया, पत्थरबाजी रुकी, कश्मीर की बढ़ोतरी हुई, कश्मीर में विकास हुआ, कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा दोनों जो चुनाव हुए बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए। अब 370 और 35 से वापस लाने की जरूरत क्यों है? 370 और 35 से हमें किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं दिया था, हमें अपने देश ने दिया था और हमारे आईन ने दिया था, जिस आईन की हर एमएलए, हर कैंडिडेट शपथ लेता है, हर मंत्री शपथ लेता है, उसी आईन ने हमें दिया था। और ये हमारा एक स्पेशल स्टेटस है जो हमसे छीना गया, और जिस तरीके से छीना गया, जम्मू कश्मीर के आवाम को नजरबंद रख के, जम्मू कश्मीर के लोगों को जेलों में भर के जिस तरीके से। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी तो फैसला आया, संवैधानिक पीठ कह रही है कि सरकार का फैसला सही था, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे क्या? नहीं, हमने ऐसा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे। यहाँ किसानों को लेकर के जब मरकजी सरकार ने बिल पास किया था, जब किसान ने संघर्ष किया और जब सड़कों पर आए, तो उसको मरकजी सरकार मजबूर हो गई वापस देने के लिए। हमने कहा हमारा मौकफ, हमारा मैनिफेस्टो आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन है, 35A की रेस्टोरेशन है। हम हर फोरम पर इस बात को लेकर के जाएंगे। जब तक आर्टिकल 370 रेस्टोर नहीं होता, जब तक 35 से रेस्टोर नहीं होता, पीडीपी अपना संघर्ष जारी रखेगी। नहीं, लेकिन कश्मीर में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ पिछले 5 सालों की अगर बात करें? आप देखिए, हर रोज यहाँ सिविलियन की किलिंग्स होती है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की किलिंग्स होती है। इसको बदलाव आप कहते हैं, इसको फोर्सफुल काम कह सकते हैं, ये पीस नहीं है। नहीं, आप इस बात को भी क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है? इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि नई हुकूमत के आने के बाद ही उसे अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों नहीं समझने की कोशिश की जा रही है? इसको पीस नहीं कह सकते, ये फोर्सफुल काम है। और पीस वो है जो 2002 में जब पीडीपी लेड सरकार आई थी, जब मुफ्ती साहब सरकार में सत्ता में आए थे, उसको पीस कहते हैं। अमित जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर अभिजीत जी के पास जाना है। देखिए, पीस उसको कहते हैं कि 2016 में 110 बच्चे मारे गए पीडीपी के राज में, उसे पीस कहते हैं। जो 40,000 लोग पिछले 30 सालों में कश्मीर में मारे गए, उसे पीस कहते हैं। 5 लाख लोग बेघर हो गए मुफ्ती मोहम्मद सईद के राज में, उसे पीस कहते हैं। आतंकवादियों को नौकरी दी जाती है, उनको सर पे चढ़ाया जाता है, यासीन मलिक के कन्विक्शन पे उनके आंसू बहाए जाते हैं। मूर्ख है या पूरे देश को मूर्ख समझते हैं? इससे अलावा कुछ नहीं है। कम से कम आईना देख लिया करिए सच बोलने से पहले। आपकी तकलीफ ये है, आप बात बार-बार इसलिए करेंगे क्योंकि आप बदलते हुए हालात, बताइए, आपके जो आपका बॉर्डर के पार बैठे हैं, एलओसी के पार बैठे हैं, उनको पसंद नहीं है तो आपको वो नहीं, तो आपकी क्या औकात रह गई है आज पीडीपी की? 3 एमएलए की पार्टी हिंदुस्तान को बताएगी कि कैसे आइन चलेगा। जिस आइन ने आपको 300 दिया, नेता के पास बातियां पढ़ते जाता और अपने आप को पार्टी बोलते हैं। किस बात की पार्टी है आपकी? इलेक्शन जीती, लोगों ने उसको उतार दिया, बोला हमें ऐसी राजनीति चाहिए नहीं। लोगों ने महबूबा को भी इलेक्शन हरा दिया, बोली ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। कम से कम अपनी अकल तो लगा लीजिए अब कि हाँ, हमें अपनी राजनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत जहर फैल गया। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को जहर नहीं चाहिए। इस जहर की राजनीति कम से कम बंद करिए। और ये कहना, झूठ कहना बंद करिए कि 2019 से पहले कश्मीर में लोग फूलों से मरते थे। जो 40,000 लोग मरे, वो फूल की चोट से मरे। 110 बच्चे आप लोगों ने मारे 2016 में, वो टॉफी लेने निकले थे और फिसल कर मर गए। ये खून की राजनीति और खून पे अपना घर चलाना, लोगों को ज़बे करना, ये इस राजनीति को बंद करिए। मैं विनती करता हूं आपसे, राजनीति बंद करिए। कश्मीर अगर बेहतर हो रहा है तो होने। खून की होली किसने खेली अब जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है। 2002 में हालात अभिजीत जी को बीच में लेकर आना चाहूंगा। अभिजीत जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, आपने एनसी के नेता को सुना और आपने पीडीपी के नेता को सुना। एनसी के नेता अभी खुल के तो नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, पीडीपी ये खुलकर करिए कि 370 और 35 से वापस आना चाहिए। एनसी कह रही है कि एक समय आएगा, उस समय पर हम इस बात को मजबूती से रखेंगे। बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। अब स्टैंड क्या रहेगा आज की बात, क्योंकि विधानसभा सत्र चलने नहीं दिया गया। वहीद पारा जी ने
वन मेंबर जो बिल था, प्राइवेट बिल, वो मूव कर दिया 370 और 35A को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जहां तक रही बात 370 की, एक गड़ा हुआ मुर्दा है जो अब खत्म हो चुका है। उसके अंदर कोई लाख कोशिश करे जान फूकने की, नहीं आएगी कभी भी। ये भी जानते हैं ना, सोचिए कि इनको नहीं पता, इनको भी एनसी को भी पता है, पीडीपी को भी पता है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। 50-60 साल से कोई ऐसा काम किया होता तो उसको लोगों के बीच में लेकर जाते। अब जहां तक रही बात पीडीपी की, वैसे तो अमित रैना साहब ने सारे कच्चे चिट्ठे बता दिए। 2003 नदी मर्ग भी आपको याद होगा, 24 कश्मीरी पंडित पॉइंट ब्लैंक पे भूने गए थे, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये हिलिंग टच खेल रहे थे। अब वो टेररिस्टों के साथ हिलिंग टच था, यहाँ बेचारी आम पब्लिक के साथ था, वो उनको अच्छी तरह से पता होगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जिनको ये संवैधानिक और गैर संवैधानिक की परिभाषा नहीं पता है, देखिए जिस तरह से 370 जबरन हमारे सिर पे लादा गया था, उससे बड़ा गैर संवैधानिक काम कोई नहीं हो सकता। कौन सा अपर हाउस, कौन सा लोअर हाउस, किस मेंबर पार्लियामेंट से पूछा गया? नेहरू जी ने शेख साहब के कहने पर एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन किया और हमारे सिर पर लाद दिया। अब जिस तरह से उससे हमारे को निजात मिली है, उससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कौन सा हो सकता है कि अपर हाउस, लोअर हाउस सब में डिस्कस होने के बाद 148 करोड़ जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई, तो फिर हमें इससे निजात मिली है। अब ये बातें आप जैसे लोग समझ सकते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। अब कुछ असभ्य लोग हैं, बेकार भट्टी जैसे, जिनका काम ही है कि लोगों के बच्चों को बरगलाओ। अब मैं कल का आपको इंसिडेंस बताता हूं। एक बच्चे ने किसी के कहने के ऊपर वहां जाकर लाल चौक में एक वीडियो बना दिया। अब वीडियो बना दिया, बेकार भट्टी जी ने उसको उठाया, उस वीडियो को ग्लोरीफाई कर रहे हैं सारी जगह पर। अब उसका जवाब मैंने भी इनको दिया था कि क्यों उसको बरगला रहे हो, फिर क्यों इसके हाथ में भी बंदूक पकड़ाओगे, और ये कल ये मासूम किसी का बच्चा मारा जाएगा। और बेकार भट्टी जी जो उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, आज उस बच्चे के माँ बाप ने उसको समझाया, उस बेचारे ने सबके आगे माफी मांगी कि मुझसे गलती से हो गया। जब इस तरह के बेकार भट्टी जैसे षड्यंत्रकारी लोग बैठे हैं लोगों के मासूम बच्चों के ऊपर सियासत करने के लिए, उनकी लाशों के ऊपर सियासत करने के लिए, यहाँ हालात नहीं सुधरेंगे। सबसे पहले कुछ कह रहे हैं आप, नहीं कुछ दिखाना भी चाह रहे हैं और आपकी बातों पर मुस्कुरा भी रहे हैं। मुस्कुराहट क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने इनको कहा था कि भाई ये मत करो। और देखें गैरत देखें कितनी है हमारी। मैंने कहा यार मासूम बच्चा, पहले मैंने ट्वीट किया, फिर मैंने उसको क्यों डिलीट किया। मासूम बच्चों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बेकार भट्टी जैसे लोग, इनको क्या फर्क पड़ता है किसी के बच्चे जाए। यहाँ पर 1.5 लाख आगे कब्रें बन चुकी हैं, वो बेकार भट्टी जैसे लोगों की वजह से बनी है। इनको क्या फर्क पड़ेगा उसके अंदर? इनके लिए और लाशें बने, इनकी तो सियासत चलेगी। और ये खुद को जो कश्मीरी एक्टिविस्ट कहता है, इसका कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है। कश्मीर वाले भी इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जबरन उनके जाकर उनके सिर में गले पड़ता है ये। अभी थोड़े दिन पहले तो ये बुखारी साहब के चरणों में पड़ा हुआ था कि बुखारी साहब मुझे रख लीजिए। अब वहां से भी लगता है टाटा बाय बाय हो चुका है। तो इसीलिए फिर से अपनी पुरानी उसी राजनीति के ऊपर आ रहा है। फिर वही राजनीति, खून बहाओ और लोगों के मासूम बच्चों को बरगलाओ और अपने बच्चों को सेफ रखो, उनको भेजो कहीं पे पढ़ाने के लिए बाहर। ये जैसे लोग हैं, ये इसी जैसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को कभी भी पटरी पर नहीं आने देंगे। भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। भट्टी साहब को बोलने देते हैं। भट्टी साहब आप कुछ कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए, फिर अभिजीत जी से उसका जवाब लेंगे। बोलिए। आप बोलिएगा, पहले पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद इन्होंने एक बच्चे से बात किया था। आपको पता है उस बच्चे की जो अमथोरी वाली, मतलब उस बच्चे ने जो पॉलिटिक्स किया, पूरी वीडियो मैंने बनवाई। उसके फादर ने वीडियो मुझे, अच्छा वीडियो मैंने बनाई तुमने, यानी कि इस बच्चे को तुम बरगला रहे हो, मान रहा है कि वीडियो मैंने बनवाई है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर से इसको हवालात में भेजना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो मैंने बनवाई है, ये मैं कहता हूं आप चेक करें, ये कहता है वीडियो मैंने बनवाई है। बिल्कुल बच्चों को बरगला रहा है, ये लोगों के बच्चों को बरगला रहा है। यही है जिन्होंने बुरहान वानी बनाए हैं वहां पर, यही है जो लोगों के। बेकार भट्टी साहब आप पे आरोप गंभीर लगा रहे हैं अभिजीत जी। यही है लोग, इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे लोगों के ऊपर, जो लोगों के मासूम बच्चों को शील्ड बनाकर और हिंदू मुसलमान करवाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि जाके इस तरह के वीडियो बनाओ। यही तो है जो इनको बताते हैं कि क्या होगा उसके बाद, किस तरह से आप हिंदुओं के खिलाफ बात कर सकते हैं और किस तरह से आपको जो है जन्नत मिलेगी। यही लोग हैं जो उनको बरगला के मासूम बच्चों का खून बहाते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ सजा मिलनी चाहिए सबसे पहले। यहाँ सारे राणा साहब भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, तो माफी वाली वीडियो आई है वो मैंने मंगवाई। माफी वाली वीडियो तो उसके माँ बाप ने समझाया, तुमने समझाया था उसको? किसने समझाया? उसके माँ बाप ने। तुम तो ग्लोरीफाई कर रहे थे, वाह बच्चे बड़ा अच्छा काम किया। जरा निकालो इसकी पूरी की पूरी चैट कल की, इसकी पूरी चैट निकालो। तो ग्लोरीफाई कर रहा था कि वाह बच्चे वाह, तुमने क्या काम किया है। वो बच्चा हिंदुओं के मंदिर के खिलाफ बोल रहा है, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अरे कौन सा इस्लाम सिखाता है कि हिंदुओं के मंदिर के खिलाफ बात करो? अरे कम से कम सीखो जी, पूरे पहले जानो तो सही तुमने क्या किया है। कितना घिनौना काम कर रहे हो, मासूम बच्चों के ऊपर सियासत कर रहे हो। थोड़ी शर्म करो बेकार भट्टी, कल तुम्हारे भी बच्चे बड़े होंगे, उसके ऊपर जब कोई सियासत करेगा तब तुम्हें लज्जा आएगी।
अरे बगाने घर के अंदर तुमने कर करके 1.5 लाख कब्रें बना दी यहाँ पर। तुम जैसे लोगों ने बेकार भट्टी, थोड़ी लज्जा करो। किसी के मासूम बच्चे के ऊपर सियासत करोगे, उसी और बरगलाओगे, ये काम करो। कल उसके हाथ पे बंदूक पकड़ाओगे, उसको कहोगे कि जिहाद करो, ये काम करोगे तुम लोग। अरे यही तो कारण है कि जम्मू कश्मीर के हालात नहीं सुधर रहे हैं, तुम जैसे लोगों के कारण हालात नहीं सुधर रहे हैं। देखा कल ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, देखा कितने लोगों की उसमें मासूमों को कितनी लगी है। ये ऐसा ही कोई बच्चा जब बड़ा हुआ होगा, पहले वीडियो बनाए होंगे, फिर बड़ा हुआ होगा, फिर तुम जैसे लोगों ने उनके हाथ में दिया होगा ग्रेनेड, जाओ बच्चा फेंक के आ जाओ, तुम्हें इससे बहुत से जन्नत मिल जाएगी, तब जाके ये काम होते हैं। मत बरगलाओ लोगों के मासूम बच्चों को, थोड़ी शर्म करो कम से कम। कौन से रास्ते के ऊपर चल रहे हो? भट्टी साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं जाऊंगा रैना जी के पास। भाई देखो, आपने इनको 5 मिनट बोलने दिया है, 1 मिनट मुझे भी बोलने दो, हाँ, मुझे भी जवाब देने दो। मैं आपको उस वक्त भी बोलने का मौका दे रहा था। नहीं, ऐसा नहीं होता कि देश सरकार बीजेपी की और चैनल भी निकले हैं, तो चैनल इनको तो बात करने दी, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। कहाँ एक कल एक बच्चे से बात करूंगा, इस बच्चे ने उस बच्चे को के ऊपर लाया। एक बच्चे ने वाले दिन कहीं फाइनल किया अपने बच्चे ने, जिस बच्चे ने कहा कि यहाँ लाल चौक में दिए जलाए जा रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, और मेरा इस्लाम नहीं सिखाता यहाँ इस चीज पर बैठूं और बर्दाश्त करूं, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। उस बच्चे की वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुई। वायरल होने के बाद कुछ ऐसे जो रेडिकल लोग हैं, हिंदू रेडिकल लोग, उन्होंने उसको थर्ड दी, धमकी दी, और वीडियो में मैंने जवाब दिया लोगों को कि आप बच्चे को धमकी क्यों दे रहे हो। उसके बाद उसके बच्चे फैमिली ने मेरे से राब्ता किया। मैंने उनको बोला कि आप एक वीडियो बनाकर जो हिंदू भाई है जिनको लगा, आप उनसे माफी मांग लो, मसला खत्म कर दो। उस बच्चे की वीडियो मैंने बनाई और मैंने ही अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर अपलोड की, तो उस बच्चे ने माफी मांग ली। इस बात को यही खत्म किया जाए। अपनी जैसे बीजेपी वाले जो लोग हैं, देखो बीजेपी वाले जो लोग हैं ना, ये बड़े बेशर्म लोग हैं। ये उस छोटे मासूम बच्चे को, 10 साल के बच्चे को भी गालियां दे रहे हैं। वकार भट्टी साहब, जो बात आप कह रहे हैं ना, वही तो आपको पूरे कश्मीर को समझानी है। जो आप कहते हैं कि कश्मीर में चीजें सही नहीं चल रही हैं, यही बात तो आपको खुद को समझनी है ना, कि सारी चीजें सही चल रही हैं, बस सोच का फेर है। भट्टी साहब ये काम करो, ये बेकार भट्टी जो है ये इंसानियत का दुश्मन है, ये कश्मीरियत का भी दुश्मन है। कश्मीरियत को ये नहीं सिखाती है, ये बेकार भट्टी कश्मीरियत का भी दुश्मन है सबसे बड़ा। इंसान को तो बैन करना चाहिए, एक बार हवालात में सैर, जैसे इंसान को तो हवालात के अंदर ही रखना चाहिए। एक बार हवालात की सैर की, तुम जैसे इंसान को हवालात में रखना चाहिए। ये तो खतरा है। मैं आ रहा हूं आपके पास शेख साहब, बोलिए बोलिए भट्टी साहब, फिर कहेंगे कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बोल लीजिए भट्टी साहब। बेकार आदमी को मत बुलाया। पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसकी क्या मेंटालिटी बदलेंगे जी? ये तो लोगों के मासूम बच्चों की लाशों के ऊपर भी सियासत करने वाला हूँ, और डिस्ट्रिक्ट रजौरी का बेटा हूँ। अनंतनाग से शादी की है, साउथ कश्मीर का जमाई हूँ, और रजौरी पीर पंजाल का बेटा हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर का मैं बेटा हूँ। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर हो, गिलगित हो, या उस पार कश्मीर हो, ये एक कश्मीर है। और एक कश्मीर में चाहे उधर का कोई हो या इधर का हो, ये सारे सियासत के बेटे हैं। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि तू कश्मीर का नहीं है या तू कश्मीर का नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कह सकते हैं, इनका काम है, इनकी रोटी दाल बनती है। अब आता हूँ कश्मीर में, 30 सेकंड में बात खत्म करता हूँ। अब रही 370 की बात। 370 की बात ये रही जनाब, मैं आज आपको ये गारंटी के साथ बोल देता हूँ, ये मैं खुले आम को ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, 370 को छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह साहब अगर 370 को तो हटा दीजिए, तो मैं बात ही नहीं करूंगा। और प्रधानमंत्री से पहले पूछो तुम कौन हो? तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं, पहले ये बताओ तुम कौन हो? नहीं, वो तो पिछली डिबेट में उन्होंने माना था कि वो हिंदुस्तानी है। तुम कौन हो पहले बताओ। नागरिकता भी उनकी हिंदुस्तान की है। वकार भट्टी साहब तो हमेशा ही मानते हैं। इससे पूछो ना कौन, अभी पूछो भी आपके सामने। नहीं भट्टी साहब, आपने पिछली बार भी माना था। क्या ये नहीं है तो उसको जहां देखिए, या तो जिस देश में रहते हैं उससे मोहब्बत करो, नहीं तो उस देश में जाओ जिससे तुम मोहब्बत करते हो। या तो तुम देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, वरना वहां जाओ जहां की जिस देश से तुम्हें मोहब्बत है। यहाँ कोई जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों को। यहाँ तो जिस देश में रह रहे हो, जिस वतन में, पता हुबले वतनी क्या होती है? तुम्हें बड़ा नॉलेज है अगर इस्लाम का। हुबले वतनी किसे कहा जाता है? बेकार भट्टी, ये बताओ हुबले वतनी किसे कहते हैं? बताओ हुबले वतनी किसे कहते हैं? जिस वतन में रह रहे हो, जहाँ का अन्न जल खा रहे हो, उसके साथ वफादारी कहा जाता है। तुम जैसे गद्दार क्या समझेंगे हुबले वतनी क्या होती है? जो सही इस्लाम को समझते हैं उनको पता है हुबले वतनी क्या होती है। तुम जैसे इंसान क्या जाने हुबले वतनी किसे कहा जाता है? आप ले लो, चुप रहो ना, तो जवाब ले लो। एक बार सुन लीजिए, फिर शेख साहब के पास भी जाना है, काफी देर से बोलने के लिए कह रहे थे। बोलिए रैना जी, मैं आता हूं आपके पास। अमित राणा साहब मेरे
बहुत अच्छे हैं, अमित राणा साहब हैं, हमारे पीडीपी के जनाब हैं। मैं आज खुलेआम के बात, देखिए ये मुझे हमेशा लगाते हैं जो वकार पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी है या कश्मीरी है। पहली बात, मैं बदकिस्मत ऐसा हूं कि आरएसएस बीजेपी वाले मुझे पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट पाकिस्तानी बोलते हैं, और इधर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं वो मुझे आरएसएस का एजेंट बोलते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं है कहाँ का हूँ। कोई मुझे बोलता है तू रजौरी का है, कोई बोलता है तू श्रीनगर का है। लेकिन एक बात याद दिला देता हूँ, मैं महाराजा हरि सिंह की उस स्टेट का हूँ जिस महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, एक माहिदा करते हैं, लेकिन आप माहिदे को तोड़िएगा ना, आप हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम मत बनाइएगा। उस महाराजा हरि सिंह की स्टेट को तोड़कर ये भाजपा वाले, ये आरएसएस वाले, ये आरएसएस वाले जो कच्चे में थे आज पेंट पहन रहे हैं, इन्होंने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देकर बड़ा आसान कर दिया उनकी स्टेट को। अब तो आप भारत के नागरिक हैं ना भट्टी साहब, आप भारत के नागरिक हैं ना, आपके पास पासपोर्ट भी भारत का ही है, भारत के नागरिक हैं। थोड़ा सा बहक जाते हैं, चलिए वो भूल माफ होती है। रैना साहब आप कुछ कह रहे हैं? जिस जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान के मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी अपने हैं, थोड़ा सा कोई राह भटक जाता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कह देंगे कि आप हमारे नहीं, आप हमारे ही हैं। बोलिए अमित जी। वकार भट्टी साहब ने कहा कि मैंने उस बच्चे को कहा कि माफी मांग लो, क्योंकि उसको थ्रेट्स आ रहे थे और मुझे ये भी पता कि उसके पेरेंट्स के खिलाफ पुलिस भी एक्शन लेने को तैयार है। ये वकार भट्टी ने उसको ये नहीं कहा कि बेटा जो तुमने बोला वो गलत बोला, उसको ठीक करो। उन्होंने बोला माफी मांग लो क्योंकि थ्रेट आ रहे हैं। गलत बोला ये नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भी नहीं माना कि जो बच्चे ने बोला वो गलत बोला। बच्चे का जीवन बिल्कुल अति आवश्यक है, उसको बचाना चाहिए, मगर सोच बदलने का प्रयास है वो वकार भट्टी ने नहीं। दूसरी बात वकार भट्टी ने कही कि मैं अनंतनाग का जवाई हूं। बहुत बढ़िया बात है, पूरा देश आपके लिए है, आप भारत के नागरिक, आप कहीं भी जाके रहे, कहीं भी अपनी कर्म भूमि बनाए, उससे कोई तकलीफ नहीं। जो बाकी जवाई है जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर से नहीं आते हैं, उनका हक देने को तैयार नहीं वकार भट्टी साहब। कहते 370 वापस लाइए, 35 वापस लाइए, और जो हक है बाकी जवाइयों का जो जम्मू कश्मीर के नहीं है उनको वो हक नहीं देना। तीसरी बात उन्होंने कही कि महाराजा हरि सिंह ने एक वायदा किया था, वो या तो इतिहास पढ़कर आए या मुझे वो डॉक्यूमेंट बता दे कि महाराजा हरि सिंह ने कौन सा 370 का मुआहिदा किया था भारत के साथ। कोई मुआहिदा किसी ने नहीं किया था। उस समय की नीड थी, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग बड़ी क्लियर है, और भारत के आईन ने, भारत के संविधान ने अगर आपको 370 दिया था, उसी संविधान ने आपको वापस ले लिया। बहुत सीधी सी बात है, ये बात समझना नहीं चाहते हैं वकार भट्टी साहब। आप उस 370 के तहत बेकार बोलना शुरू कर ही दिया। हम भी कहते थे बेकार ही है। जातियों के साथ, आप शेड्यूल कास्ट के साथ, आप वाल्मीकि समाज के साथ, आप बकरवालों के साथ, आप गोरखाओं के साथ। मैं आता हूं वकार भट्टी साहब, लेकिन आप शेख नजीर साहब बहुत समय से नहीं बोल रहे हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। शेख नजीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में 370 और 35 से था, वो मैनिफेस्टो मैंने भी देखा था, 370 और 35 से था, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको क्यों ठुकराया? देखिए, चुनाव इस बार का, जम्मू कश्मीर का चुनाव जो था, इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया ताकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह की कोई ऑप्शंस नहीं रहे, कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना आ जाए। वहां उनका तो वोट फीसदी भी बढ़ा। अरे बात तो सुनिए मेरी जी। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक तरफा फैसला लिया, वो बात अलग है। लेकिन आशीष जी, आपको मैं काफी टाइम से एक बात कहना चाह रहा था जी। आपको नहीं लगता कि आज आपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जो डिबेट और चर्चा रखी थी, 370 की रेस्ट्रिक्शन, या आज असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर के डिबेट जो चर्चा रखी थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोग डिरेल करके आज हमने वकार भट्टी साहब और अपने जसरोटिया जी की जो सास बहू की लड़ाई होती उसमें उसके चर्चे आज आपने पूरे देश को अपने टीवी के सामने पूरा दिन बिठा के रखा, और आखिर में सास बहू की चर्चा जैसी जो टीवी सीरियल पे जो सोप आते हैं उसकी जैसी चर्चा हुई। हम लोग हमेशा ये करते हैं कि जब हम अच्छे मुद्दे पर बात करते हैं जिसके पास हमारे लिए कोई जवाब नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, क्या जवाब नहीं था? अभिजीत जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या? वो डिरेल करके वो वकार भट्टी के साथ नोकझोंक में उलझ गए। अभिजीत जी, आपके पास जवाब नहीं है क्या? अरे भाई साहब, सवाल पूछो, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए ना। आप पहले सवाल पूछो, जवाब मेरे पास नहीं है, बताता हूं आपको। मुझे बताएं, आप क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं, क्योंकि 2008 में अमरनाथ लैंड रोड, आपको याद है, तब भी हाई कोर्ट है। सुन लीजिए ना, आप सुनिए जवाब। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे रहा है तो सुनिए ना, थोड़ी सभ्यता रखिए, सुनाता हूं आपको जवाब में। 2008 में आप लोग
हैबिचुअल ऑफेंडर है। आज जिस पार्टी को आप पानी पीने कर के अंदर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, पहले आप उसी जमात में थे, सुन लीजिए आज आराम से, बैठे ना भारतीय जनता पार्टी के, आज के 10 दिन पहले पीडीपी के प्रवक्ता बने, सर छुपाने की जगह हमारे मैनिफेस्टो पर सपोर्ट करते थे। आपकी मैडम ने क्या किया था? आइडियोलॉजी नहीं है, फाड़ के फेंका था कि आपकी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है, आप तो खुद का स्टेट फाड़ के फेंका था, नहीं फेंका था? आज उच्चतम न्यायालय ने जब कहा कि 370 खत्म हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। अरे आप अब्बू दुर्गाना के बारातियों में याद नहीं है अब्बू दुर्गाना की जबरन शादी, जबरन पुलवामा की बच्ची की अब्बू दुर्गाना जैसे टेररिस्ट की शादी किसने करवाई थी? एनआई की चार्जशीट उठा के दिखाऊं आपको? आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपकी कोई जमात नहीं है, आपकी जमात सत्ता है। अब्बू दुर्गाना की शादी के अंदर कौन पछतावा रिश्ते खा रहा था? कौन गया था? कौन कहता था टेररिस्टों को हमारी मदद करो और हमें चुनाव जीतने हैं? कौन कहता था टेररिस्टों को हमारी मदद करो, हमने चुनाव जीतने हैं? निकाल के दिखाऊं आपका इतिहास, निकाल के दिखाऊं इतिहास। सभी के सभी जो आपने बूथ पे बिठाए, वो OGWs बिठाए आपने, याद है आपको कि नहीं याद है? अरे आपका इतिहास सारे का सारा कच्चा चिट्ठा है मेरे पास, पूरे का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके पास। एक बार अभिजीत जी शेख नजीर साहब को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। शेख साहब आप एक बार बोल लीजिए। याद है ना कौन है, कौन टेररिस्ट थे, कौन उनको सपोर्ट करता था? याद है? भूल गए? बात करेंगे आप 370 की, यहाँ क्या फिर से खून खराबा करना चाहते हो? फिर से लाना चाहते हो? फिर से पीजी लाना चाहते हो तुम लोग? फिर से करना चाहते हो? नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी ये चीज नहीं होने देंगे, जान की बाजी लगा देंगे, 370 नहीं आने देंगे, याद रखिएगा ये बात। जान की बाजी लगा देंगे, 370 नहीं आने देंगे, याद रखिएगा ये मेरी बात। कान खोल के सुन लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा। जान दे देंगे, 370 नहीं आने देंगे कभी भी। जान दे देंगे, टेररिज्म नहीं आने देंगे फिर से। जान दे देंगे, पत्थरबाजी नहीं होने देंगे फिर से। को सपोर्ट करते थे, जान दे देंगे, हक नहीं आपको फिर से छीनने देंगे। आप जान दे देंगे, वाल्मीकि समाज के हक आपको नहीं छीनने देंगे। जान दे देंगे हम आपको, हमारे वेस्ट पाक रेफ्यूजीज के हक नहीं छीने, हमारे बच्चों के हक नहीं आपको छीनने देंगे। आप इसीलिए 370 चाहते हो कि फिर से वाल्मीकि समाज से आप अपनी गंदगी साफ कराओ। आप इसीलिए 370 चाहते हो कि फिर से यहाँ पर वेस्ट पाक रेफ्यूजी से उनके हक छीन लिए जाए। आप इसलिए 370 चाहते हो कि फिर से महिलाओं के बच्चों के जो हक उनसे छीन लिए जाए। ये हम नहीं होने देंगे, जान दे देंगे। इसके लिए याद रखिएगा मेरी बात वोट से। आप जाते जाते ये बता दीजिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में कब जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहला पीडीपी के प्रवक्ता थे। आज जिस पार्टी को पानी पीने अरे भाई साहब 7 साल हो गए, नहीं भूल रहा ना आपको? 7 साल से आपको नहीं भूल रहा। आप तो टेररिस्टों के प्रवक्ता थे, आप तो टेररिस्टों के प्रवक्ता थे। आप टेररिस्टों को फिर से प्रवक्ता बनेंगे? आप तो टेररिस्टों के प्रवक्ता थे ना? आप तो टेररिस्टों से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी में आपको याद नहीं आ रहा? 3 साल जो मैंने पाप किया है ना, उसके लिए 4 बार गंगा स्नान कराया हूँ। 3 साल जो पीडीपी में रहकर पाप किया है, 4 बार गंगा स्नान किया, उसके लिए 4 बार गंगा स्नान, फिर घर वापसी हुई है, स्नान करके फिर घर वापसी हुई है बने। और 7 साल से हूँ। और संघ का प्राथमिक को याद रखिएगा, संघ का प्राथमिक। और एक और बात नेशनल चैनल के ऊपर नहीं, शेख नजीर जी एक बड़ा सीधा सा सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आता हूं सबके पास। पार्टी में रहूंगा। 370 और 35 से नहीं है, इससे तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या हो रही है? वो जम्मू कश्मीर के लोगों से आप पूछिए, उनको पता है दिक्कत क्या है। दुर्गाना से पूछिए जनाब, जो 370 की आड़ में यहाँ पर जबरन पुलवामा की बच्ची से निकाह कर रहा था, वो दुर्गाना से पूछिए, वो तो कर रहा है। उससे पूछिए 370 का क्या फायदा है। एक बार अभिजीत जी पहले शेख साहब को सुन ले। शेख साहब दिक्कत कहाँ है? 370 का फायदा था। आप दिक्कत बताइए ना, जो यहाँ दिक्कत कहाँ है, क्या है बताइए आप। अमित जी उसका जवाब आप दीजिएगा। शेख साहब आप दिक्कत बताइए, दिक्कत क्या है? दिक्कत आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों से पूछिए, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनका हक था यहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे। दिक्कत आप यहाँ के किसान से पूछिए, जिनका हक था यहाँ की जमीन पर। दिक्कत आप जम्मू कश्मीर के हर ₹500 पे डेली की अपॉइंटमेंट आपने दी थी पत्थरबाजी करने की। 500 रुपए पे डेली की, तो डेली वेजर पे तो रखा था आपने, जो पत्थरबाजी करवाया करते थे। भूल गए क्या आप? भूल गए अपना समय क्या? वो वाला बंद हो गए ना, अब वो वाली नहीं। अब तो ओरिजिनल 42,000 नौकरियां मिली हैं। दिल्ली में एक अपार्टमेंट में घर खरीदे तो वो आप ही के मामा जी का लड़का था जिसको रातों रात आपने केएस ऑफिसर बनाया था। आप ही के मामा जी का लड़का था जिसको रातों रात केएस ऑफिसर बनाया था। अब आप नहीं बना पाओगे। उनकी दिक्कत समझिए, अपना बेटा कश्मीर में गवाया, अमित जी शेख साहब, अभिजीत जी अगर एक एक करके बोलेंगे तो आवाज क्लियर आएगी। पहले अभी अमित जी को बोल लेने दीजिए।
मैं आता हूं वकार भाई आपके पास, पहले अमित जी को बोलने दीजिए। अभिजीत जी मैं आपके पास आता हूं। ये जनाब खुद अपना घर नोएडा में खरीद सकते हैं, इनके पार्टी के सारे नेताओं के घर दिल्ली में, ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ इल्तिजा दिल्ली में नौकरी कर सकती है, मगर इस भारत के हर प्रांत का, हर कस्बे में अपना बच्चा गंवाया है कश्मीर में, भारत माँ की चरणों में, कश्मीरियों की सुरक्षा में। आप ये कह रहे हैं कि अपना बेटा हक नहीं कश्मीर में, उसका मुद्दा ज्यादा बड़ा है। अमित जी की बात में दम है, अमित जी की बात में दम है वकार साहब। मेरे परिवार से बड़ा है। शेख साहब अमित जी की बात में दम है, आपने ध्यान दिया होगा। एक मिनट, मैं 30 सेकंड में एक जवाब देना चाहता हूं जनाब अभिजीत को। अभिजीत से एक बात पूछना चाहता हूं और अभिजीत को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अभिजीत 30 सेकंड में एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। अभिजीत पता है एक बार क्या हुआ, बात नहीं करी, पहले को हिंदुस्तान जिंदाबाद, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। पहले को एक बार शेख साहब से ले लेते हैं ना जवाब। अमित जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब शेख साहब आप दीजिएगा कि कश्मीर की रक्षा करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से, जो प्रांतों से हमारे जवान हैं वो शहीद हुए, इससे इनकार आपको नहीं है। क्या देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वालों का हक नहीं है कि अगर वो कश्मीर में जाकर रहना चाहे तो वो रह सकते हैं? आशीष जी, जम्मू कश्मीर ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था। 1947 15 अगस्त को हम इंडिया का पार्ट नहीं, हम एक प्रिंसली स्टेट थे। हम एक एग्रीमेंट के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं, एक एग्रीमेंट था एक्सटेंशन का, और इसलिए हमारा एक स्पेशल स्टेटस था। हमें नहीं, जो आपको स्पेशल स्टेटस संसद के द्वारा दिया गया वो संसद के द्वारा ले लिया गया, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है शेख साहब? आप तो बात मानते हैं ना कि हमारा स्टेटस उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह नहीं था। हम एक एग्रीमेंट के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं और अपने दिल से जुड़े थे। शेख साहब, एक देश एक विधान में गलत क्या है? हमने कभी नहीं कहा गलत, हम कहते हैं हम एक एग्रीमेंट के साथ जुड़े थे और दिल से जुड़े थे। इसलिए जुड़े थे कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो कौन से राइट तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शेख साहब, क्या कश्मीरी हिंदुओं के राइट्स नहीं थे क्या? क्या कश्मीरी पंडितों के राइट्स नहीं थे क्या, जिनको वहां से निकाला गया? किस राइट की बात कर रहे हैं आप? कश्मीरी पंडितों के राइट्स की आप बात नहीं करेंगे, आप वहां पर आप नहीं बोलेंगे। जम्मू कश्मीर उनका है, हमने कभी नहीं कहा नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाया हैं। जम्मू कश्मीर उनका है। उन्हें वापस लाने के लिए पीडीपी की हुकूमत ने क्या किया था, ये बता दीजिए आप। जम्मू कश्मीर के नागरिक को पीडीपी की हुकूमत ने क्या किया था, ये बताइए ना आप। उन्हें वापस बसाने के लिए क्या किया था? हमने उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। आज भी हमारे भाई हैं, हमारे हमसाया हैं। अरे कहने से भाई थोड़ी ना हो जाता है सर, मानने से होता है, कहने से नहीं होता है। शेख साहब, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि पीडीपी ने क्या किया। नफरत की दीवारें खड़ी करने वाले लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, नफरत की सियासत करने वाले लोगों ने खड़ी की। भाई है कश्मीरी पंडित। क्या 370 था क्या उस समय? 370 हटाया गया था क्या? 35 से हटाया गया था क्या? हुकूमत आप लोग की थी, एसपी की उस समय हुकूमत थी। 370 हटने के बाद हमारे कश्मीरी भाई वापस आए वापस भाई किसी ने वापस ये जो 370 हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का वापस क्या कौन छाट लिया के लिए रोना बंद करे, क्योंकि उसको कन्विक्ट किया है। इसको उसके लिए रोना बंद करे। कश्मीरी भाई हमारे वापस आए हैं, कम से कम कुछ शर्म लाए। उनके लिए क्या स्पेशल पैकेज आपने बनाया? एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हुआ है। सैयद अली खान गिलानी को आतंकवादी बोलिए साहब, नहीं समझ गए आप? आपसे क्या पंडित भाइयों को वापस लाया? जिहादियों अपने भाइयों को वापस लाया, वो बचाया पार्टी ने कहा रिलीफ गलीविया सैल्यूट, हमें शेख साहब, क्या पिछले 5 सालों में कश्मीर में विकास हुआ या नहीं हुआ? कश्मीरी पंडित भाई हमारे कर रहे हैं क्या? 5 सालों में कश्मीर में विकास हुआ नहीं हुआ, इससे इनकार कर रहे हैं क्या आप?
मैं कह रहा हूँ 370 हटने के बाद, ये जो 370 हटने की यहाँ वकालत करते हैं, ये मुझे बताइए 370 हटने के बाद कौन सा विकास हुआ, कितने कश्मीरी जवाब दीजिए। आप रुक जाइएगा, अभिजीत जी को बोलने दीजिए। अभिजीत जी बताइए आप। कुछ भी नहीं हुआ फिर भी वापस नहीं आएगा। 1 लाख ये इनको बताना चाहता हूँ कि 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए, 42,000 से ज्यादा जो हैं वो नौकरियां बांटी गई। और अब मैं इनको भी बताता हूँ आपको पीडीपी का, इनके एक मामा जी हैं, उनके मामा जी के जो बेटे उनको रातों रात उन्होंने बिना एग्जाम के केएस ऑफिसर बना दिया। और इन्हीं की जब दूसरी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस से जब हाई तौबा मचाई तो उन्हें उतारना पड़ा कुर्सी से। 2.5 लाख की डायरेक्टर अपॉइंटमेंट जो उन्होंने की हुई है, तो इनका विकास तो बंद हो गया ना, इनके परिवारों का विकास बंद हो गया। इनकी दिक्कत का कारण ये है कि इनके परिवारों का विकास बंद हो गया, तभी तो ये ज्यादा से हाई तौबा मचा रहे हैं। आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा कि ये लोग यहाँ पर वो लूट खसूट की इन्होंने सियासत रचा रखी थी, केवल और केवल इनके रिश्तेदारों को नौकरियां, पैसे जो है डायरेक्ट इनके अकाउंट में। 370 में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्जी करें, जैसा मर्जी करते रहे। आपके अकाउंट में कितने पैसे आए थे भाई साहब, ये तो बता दीजिए। आप भी पीडीपी का हिस्सा थे, तब आपके अकाउंट में कितने पैसे आए थे, वो तो बता दीजिए। अभिजीत जी आपको आवाज आ रही है? अब इनकी आवाज बंद हो जाएगी। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल खामी है। वकार जी आप कुछ कह रहे थे। अभी को आपने टीवी स्क्रीन आज दी हुई और इसने सबके लिए थोड़ी सी बदतमीजी भी की है, और इसने एक बार मुझे मेरे नाम को गलत पकारने की कोशिश की और मेरे गलत नाम का इसने मजाक बनाने की कोशिश की, वकार और बकार। मैं इसको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वकार को तुमने एक बार चाय पिलाई थी। मैं आप व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं? आप कश्मीर के मुद्दे पर बात करिए ना। आप फोन लाइन, उनका फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, अगर नहीं होगा तो आप बात कर लीजिएगा। और वो है ही नहीं उस लायक कि मैं उसके साथ बात करूं फोन। ठीक है, आप पता नहीं कहां। 30 सेकंड वकार भाई, क्योंकि अब समय रफ करना है। हाँ देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी अमित राणा साहब ने बोला है कि सैयद अली शाह गिलानी को आतंकवादी बोलिए। मैं खुलेआम यहाँ मगरब के टाइम ये बोल रहा हूँ कि सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर का सबसे बड़ा लीडर था, पॉपुलर लीडर था और एक नेक, एक बुजुर्ग इंसान था। बड़ा आतंकवादी था, सबसे बड़ा आतंकवादी था। मगरिब में बोलो, फजर में बोलो, कभी भी बोलो, वो आतंकवादी रहेगा। रोजे में बोलो, रमजान में बोलो, फजर में बोलो, ईद में बोलो, वो आतंकवादी रहेगा। आपका आखिरी 30 सेकंड आप बोल लीजिए। नेता वो आतंकवादियों का नेता था। आप भी आतंकवादी और आपका नेता भी आतंकवादी। नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। आप आतंकवादी, शेख साहब आप बोल लीजिए। आप किसी भी फजर में बोलो करके जो पैनल पर आप लोग बिठाते हैं उनको कहिएगा कि व्यक्तिगत ना हो। एक बड़े सेंसिटिव इशू पर बात हो रही है, व्यक्तिगत ना हो, इधर उधर बात घुमाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 370 की बात हो रही है। आर्टिकल 370 के बाद ये कहते हैं विकास हुआ। ये हमें बताएंगे जरा कौन सा विकास हुआ, उसके बाद कितने लोग मारे गए, वो के हाथ में बंदूकें पकड़ाएं, तो ये तो सबसे बड़ा घातक है। और खासकर कश्मीरी वालों के लिए भी सबसे बड़ा घातक है। और मुझे बताना जरा बेकार भट्टी, मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा तुमने अनंतनाग में शादी की, तो क्या तुम घर जवाई हो? समय की कमी है, समय की कमी है। आप सभी चारों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन सवाल कई हैं कि नए कश्मीर से आखिर किसको डर लग रहा है, लोकतंत्र की जीत से किसको डर लग रहा है। यह हम सब ने देखा कि कश्मीर में 370 और 35 से हटने के बाद जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए, तो आखिर वापस 35 से और 370 लाने की वकालत क्यों की जा रही है?